लगाए। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। एक सवाल दिया था मैंने और वो डिस्कस नहीं किया था कल। अगर किसी ने किया है तो मसले होंगे। स्प्रिंग 21 इसमें मुकम्मल बैलेंस शीट और वो सब बनाने से मना किया था, बस मिसिंग फिगर्स पूछी थी। लेकिन मैंने सोल्यूशन में आपको वो सारा कुछ बना के, ताकि एक फ्लो से चले, वो बना के दिखा दिया। देख लेते हैं कि चीज़ें किया है तो डिस्कस करो। चलें, जो जो मसले मुझे लगता है वो बता देता हूँ, फिर आपने कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। SOFP, SOCI और रिसीट्स एंड पेमेंट, SOCI नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट, ये बना के दिया हुआ है। और इसमें कुछ फिगर्स मिसिंग थी और कुछ लाइनें मिसिंग थी, वो पूरी करने को कहा था। इसमें पहले 2019 को देखते हैं, क्योंकि 2019 पिछला साल है। पहले वो पूरा होगा तो अगले साल की चीज़ों में शायद कोई लिंक बनेगा, तो इसलिए पहले 19 करना ज़रूरी था। 19 की SOFP में, वो भी मैं FR2 में SOCI पढ़ा गया हूँ तो SOCI आ रही बार बार। 2019 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कुछ नहीं है, वो तो 2020 का ही दिया हुआ है। इसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट्स, वो भी 2020 का दिया हुआ है। लेकिन SOFP 2019 का कॉलम भी है। और इसमें से क्या मिसिंग है? दो चीज़ें। एक यूटिलिटीज, क्या यूटिलिटीज? यूटिलिटीज क्या? पेएबल, क्योंकि लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। SOFP में लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। स्प्रिंग 21 डिस्कस कर रहा हूं मैं। यूटिलिटीज का ओपनिंग पेएबल, ये आपको यहाँ पर लायबिलिटीज में लिखा हुआ, तो इसलिए ये पेएबल है। एक ये मिसिंग है, और जो उस साल का सरप्लस है वो मिसिंग है। तो सरप्लस के लिए तो फिर पिछले साल की पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर्स होती तो बनाते, पिछले साल की तो नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हम यूटिलिटीज किसी तरह ढूंढ लें तो 2019 की फिगर्स पूरी हो जाएंगी। और यूटिलिटीज की जब तलाश करेंगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यूटिलिटी एक्सपेंस मिल जाएगा, SOFP में ही क्लोजिंग पेबल मिल जाएगा, और जब रिसीट पेमेंट्स देखेंगे तो वहां पर पेमेंट्स में आपको, वहां पेमेंट्स में यूटिलिटीज की पेमेंट्स मिल गई। तो अब यूटिलिटीज का ओपनिंग पेबल नहीं है, लेकिन पेमेंट है, एक्सपेंस है और क्लोजिंग है। यहाँ से ओपनिंग निकलेगा, और एक बार जब ओपनिंग निकल आया तो बैलेंस करके C सरप्लस ये निकल आएगा। और C जब ओपनिंग में ऐड करेंगे तो क्लोजिंग जनरल फंड बनेगा। ज़बानी हो गई बात। किधर गया?
ये 2019 का कॉलम है, यानी 2020 के हवाले से ओपनिंग पेएबल यूटिलिटीज, ये फिगर निकलेगी। अब 19 का कॉलम बैलेंस करेंगे तो ये निकल आएगा, इसका टोटल करेंगे तो क्लोजिंग बनेगा, ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग, और 2020 का ये सरप्लस, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही निकलेगा। और 20 में टक शॉप रेंट, ये क्या चीज़ है? ये प्रीपेड एक्सपेंस है कि रिसीवेबल है? एक्सपेंडिचर में ये इनकम में आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो रिसीवेबल है। अगर यहाँ एक्सपेंस में आ रहा होता तो फिर वो प्रीपेड रेंट होता। तो ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, ये ओपनिंग रिसीवेबल है, ये इनकम है, और रिसीट्स में ये आ रहा है। तो बैलेंस करने से वो क्लोजिंग रिसीवेबल निकल आएगा। तो इसी तरह से सारी मिसिंग फिगर्स आपस में कनेक्टेड है। इसमें आप मजीद पूछ लें जो पूछना है। हाँ जी, जे और के। अच्छा चलें, ए बी सी डी, बी निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ ये जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा बना लेंगे तो फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। जी हाँ जी, जी सैलरीज में मसला, एक्सपेंस चाहिए आपको, सैलरीज का पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग बताया हुआ है और पेमेंट्स में सैलरीज की पेमेंट बताई हुई, तो यहाँ से एक्सपेंस निकल आएगा। और इसके अलावा यहाँ सैलरीज का ये एडवांस भी आ रहा है, यानी ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग एक्रूड, क्लोजिंग एक्रूड। तो इस तरह से सैलरी एक्सपेंस निकलेगा। जी एच मिसलेनियस सप्लाईज, ये क्या चीज़ होती है? ये ऑफिसेज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे आप समझ लें ये टिश्यू पेपर है, अब ये हर क्लास में उन्होंने डब्बे रखे होंगे, ऑफिसेज में रखे होंगे, तो ये ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इनका खरीदना एक्सपेंस नहीं होता, इनका इस्तेमाल करना एक्सपेंस है। तो इसके लिए होता यह है कि जितने खरीदे वो ऑफिस सप्लाईज खरीद ली, उनमें से जितने बचे रह गए वो उन ऑफिस सप्लाईज का एसेट क्लोजिंग बैलेंस है। मिसलेनियस सप्लाईज, ये मैंने मिसाल टिश्यू पेपर दी है, जिस तरह की और ऑफिस की चीज़ें होती हैं, ये उनका पड़ा हुआ स्टॉक है। ये गुड्स वाला स्टॉक नहीं है, स्टॉक सिर्फ गुड्स वाला नहीं होता। तो जितनी सप्लाईज ईयर एंड पे पड़ी रह जाएंगी, जितनी पिछले साल पड़ी रह गई थी और जो खरीदी, तो जो बाकी हैं वो इस्तेमाल हुई, वो होता है एक्सपेंस। ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, इसमें एक मिसाल सप्लाईज है, डीजल एक मिसाल है। बिजनेसेस डीजल खरीदते होंगे जनरेटर के लिए, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उनके प्लांट एंड मशीनरी में भी शायद इस्तेमाल होता हो। तो डीजल का खरीदना एक्सपेंस नहीं है, उसका इस्तेमाल होना एक्सपेंस है। तो अगर साल के एंड पे कुछ बचा हुआ हो तो वो भी यहाँ पर आ रहा होता। जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है ना, तो इसी तरह कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदी हो उसके बचे हुए का कॉन्सेप्ट। कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, इनका साल के शुरू में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो मजीद खरीदा गया और जो साल के एंड पे बचा रह गया, जो कंजम्पशन हो गई, ये होता है एक्सपेंस। यार मुझे तो उसने कहा था मैं मार्कर रीफिल कर गया हूँ, जब अहमद पता करना करा, वो मैर लेके गया था शायद। तो ऑफिस सप्लाईज ये उनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो ऑफिस सप्लाईज मजीद खरीदी वो यहाँ आ गई, तो अब बैलेंस करेंगे तो कंजम्पशन निकल आएगी, वो ये है।
एच आई जे पूछ रहे थे आप जी। एक्सपेंडिचर में है तो यकीनन कोई एक्सपेंस होगा। अब ये क्या है पता नहीं, इसको पेमेंट्स में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंस है तो पे हुआ होगा। तो पेमेंट्स में कोई ऐसी चीज जो इधर एक्सपेंसेस में ना आ रही हो। देखिए, जो जो कुछ पेमेंट में है वही या तो वो कोई एसेट खरीदा गया है या वो इवेंचुअली एक्सपेंस बना है। तो यहाँ पेमेंट में कोई ऐसी चीज आ रही हो जो यहाँ पर एक्सपेंसेस में नहीं है, तो फिर ये वो चीज होगी। हाँ जी, सैलरीज भी हैं, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ कहीं नहीं आ रहा, ये डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि एक्सपेंस का हिंट लेना है ना, तो पेमेंट से हिंट मिलेगा इसका, तो ये यकीनन ये डेप्रिसिएशन होगी। तो ये डेप्रिसिएशन है और फिर इसके लिए हमें वो वर्किंग करनी पड़ी डेप्रिसिएशन की है। नहीं, वो तो मैं आपको, ये तो डेप्रिसिएशन मिल गई ना आसानी से। वैसे बता रहा हूँ कि अगर एक्सपेंसेस ढूंढ रहे हैं, अभी तो डेप्रिसिएशन आसानी से पता चल रही है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन होती होगी। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के अलावा कोई चीज़ होती तो फिर, तो उसका तरीका बता रहा हूँ कि आप उसको पेमेंट से हिंट लेंगे कि पेमेंट्स में जो कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जिसने कभी ना कभी एक्सपेंस तो बनना था, वो नहीं लिखी आ रही हो पर, तो उन्हीं में से होगी। तो इस सवाल में बहरहाल ये डेप्रिसिएशन थी। ये फिक्स्ड एसेट से हमें निकलना है, पीपी से हमें डेप्रिसिएशन मिल गई। पीपी से रिलेटेड बीडी दिया हुआ था, सीडी भी दिया हुआ था, ये बीडीसीडी आ गया। फिर इसके अलावा पेमेंट्स में हमें नज़र आ रहा है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स के लिए इतने पैसे दिए हैं, ये एडिशन आ गई। फिर इसके अलावा पॉइंट नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये भी आपको पढ़ाया था कि कोई इक्विपमेंट हमें डोनेशन में मिल गया है, तो वो एसेट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, तो ये भी हमें एसेट ही मिला है, ये एडिशन में आ गया यहाँ पर। और जो टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया था ये, तो ये भी हमारे टेनिस कोर्ट हमारा पीपी के अंदर आ जाएगा ये। और डिस्पोजल कैसे, डिस्पोजल ऐसे कि जितने का बेचा वो यहाँ आ रहा है, और इस पे बेच के हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। क्यों? एक्सपेंसेस में आ रहा है, तो ये लॉस है और यहाँ से पता चल रहा है कितने का बेचा है, तो इसकी बुक वैल्यू निकलेगी, ये वो बुक वैल्यू आ गई। मैं मार्कर किधर है? ठीक, ठीक है जी जी जी, आ रहा हूँ। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन टेनिस कोर्ट बनाया है हमने, ये हमारा एसेट है टेनिस कोर्ट, ये डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। हाँ, तो वो जो फंड बनाया था, जब एसेट कोई बनाएंगे तो वो एसेट ही डेबिट होगा। जो फंड बनाया था मैंने कहा था उसके लिए भी अब बाद में आएगी बात, तो भी जब स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा तो उसमें जिक्र आएगा उसका। मैंने आपको जो फंड में उस फंड की अकाउंटिंग बताई थी जो किसी एक्सपेंस के लिए है, जैसे मेडिकल एड फंड था या कल वाले सवाल में रिपेयर मेंटेनेंस फंड था, उसमें ऐसा था कि कैश डेबिट फंड क्रेडिट, और जब खर्चा हो रहा तो फंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड है, कोई एसेट बनाना है, तो वो हमारे पास एसेट ही डेबिट हो रहा होगा। फिर उसकी मैंने एंट्री नहीं तब की थी कि बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग डेबिट की बजाय फंड डेबिट हो जाएगा, नहीं, वो बिल्डिंग ही डेबिट होगी, वो बिल्डिंग ही डेबिट होगी, उस पर करूंगा आज बात भी। तो ये पीपी डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अच्छा, यहां पर एक लाइन आ रही है इनकम में, नहीं रिसीट्स में, स्क्रैप सेल, ये क्या चीज है?
स्क्रैप रद्दी है। अब वो क्या चीज है रद्दी? क्या वो कोई एसेट है जो कबाड़ के तौर पे बिका है? नहीं, जरूरी नहीं है। अखबारें भी हो सकती हैं, पुराना फर्नीचर भी हो सकता है। स्क्रैप है, बस कोई रद्दी बेची है। क्या चीज थी कुछ नहीं पता, तो इसलिए इसको पीपीई अज्यूम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर पीपीई है तो इसकी शायद कुछ तो बुक वैल्यू हो, पता नहीं कितनी। तो इसलिए स्क्रैप सेल बस कोई रद्दी बेची है। इनकम, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो ये वो इनकम्स में लिख लेंगे हम। ये एल मेरे ख्याल में वही है, हाँ, एल स्क्रैप सेल है बस, क्योंकि इनकम्स के अंदर ना। अच्छा, इसी तरह से इनकम्स में क्या मिसिंग हो सकता है, उसके लिए हमें रिसीट्स देखनी पड़ेंगी। तो उनमें एक स्क्रैप सेल ही थी जो कहीं और लिंक नहीं मिल रहा, तो फिर ये स्क्रैप सेल है जो यहां पर आनी है 15 की। और इस सवाल में LMNOPQ, हाँ जी, एन ये मेन रिसीट ही मिसिंग है, सब्सक्रिप्शन तो ये वही है, और सब्सक्रिप्शन की वर्किंग से निकलेगी। चले आप और बताएं, कुछ पूछना है तो। ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, अब इसमें ना ये जितनी प्रैक्टिस थी, सवाल बहुत है इसके लिए, आप बाकी जो कुछ 2-4 रह गए हस्बे तौफीक करना चाहें तो कर लें। ये एक सवाल ऐसा था, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये फाइनल अकाउंट तर्ज का सवाल था। इंट्रो में फाइनल अकाउंट पढ़े? इंट्रो पढ़ी है ना? तो उसमें फाइनल अकाउंट से ट्रायल बैलेंस दिया होता है, फिर उसके नीचे अदर इंफॉर्मेशन है, उससे उसी से सारा फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इसमें भी उस स्टाइल का सवाल हो सकता है। ये उस स्टाइल का सवाल था, एक दफ़ा पूछा गया था स्प्रिंग 20। ये फाइनल अकाउंट्स का ही सवाल था, क्योंकि ट्रायल दिया हुआ था और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये फाइनल अकाउंट का ही एक सवाल एक दफ़ा इन्होंने बस इस पैटर्न पे पूछ लिया था। तो ये हस्बे तौफीक सवाल जितने रह गए वो अगर आप कर लें, सारे नहीं कर सकेंगे तो कम अज़ कम आप जो अभी मज़ीद करें खुद से, वो ये क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन CVU 11, ये दोनों मज़ीद अच्छे सवाल हैं जो आप करें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड है, ट्रायल था, फाइनल अकाउंट सवाल था जो इस नॉन प्रॉफिट में पूछा हुआ था। तो फाइनल अकाउंट्स आपने जिस स्टाइल से भी सीखें, किसी ने कोई शायद वर्किंग्स किसी और पैटर्न पे सीखे हो, जैसे आपने फाइनल अकाउंट के सवाल सीखे हैं वैसा है। क्योंकि ये एक ही सवाल था इस स्टाइल का, तो मैं आपके पुराने तरीके जैसे भी सीखे हुए उनको अफेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो जैसे जैसे आपने सीखा है वैसे कर लें। चलें, इनकी प्रैक्टिस बस काफ़ी है। मैंने आपको लेटेस्ट सवाल भी क्लास में करा दिया था। ये ऑटम 21 भी हो गया, ये भी स्प्रिंग 21 हो गया, ये चौंतर बताया आपको, चौंतर हॉस्पिटल, और इसके अलावा ये वॉलन वाला भी कर लिया, लेयर क्लब भी कर लिया, ये आपको अभी हस्बे तौफीक कहा है, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। तो ये प्रैक्टिस तो बहुत है जी। कल वाले सवाल में एक सवाल, अच्छा बताएं, जो क्लास में किया था जी। मैंने आपको प्रॉफिट करके दिया था ना, हाँ, तो देखें ये ना इस उम्मीद पे इस पे किया हुआ है कि ये शायद कोई प्रॉपर ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। जैसे एक दफ़ा सवाल किया था, वो कोई वो छपाए थे, क्या था वो, कुछ लिटरेचर छपाया था और वो प्रॉफिट पे बेचा था। तो इसी तरह से इस सवाल के अंदर सॉल्व करते हुए जो एग्जामिनर का सोल्यूशन है, उन्होंने इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं माना होगा। मैंने इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक भी था, तो मुझे ज़्यादा मुनासिब इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी लग रहा था। पीछे सोल्यूशन ये आई के पहले छपा हुआ था मैंने, लेकिन जब मैंने बोर्ड पे किया था तो उसको ट्रेडिंग करके कराया था। तो मैंने 1200 का प्रॉफिट दिखाया था, 1200 या पता नहीं क्या। आई कैप के सोल्यूशन में 6000 को सेल्स अलग दिखाए और 4800 को वो अलग दिखाए। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुनासिब ट्रेडिंग एक्टिविटी लग रही थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे ट्रेडिंग एक्टिविटी के तौर पे कराया था जी। सवाल था कि 6000 का एसेट दिया था, 6700 का आया था। सर अगर हम छोटी सी वर्किंग करके 6 से 700 माइनस 6000 करके 700 लिखेंगे,
कौन सा दोबारा? हाँ 60,000 का एसेट किया था, 6700 का आया था, तो दोनों अलग अलग लिखते हैं 67 और 6000, तो फिर एक ही जगह ब्रैकेट डाल के करते हैं और इसमें लिखते हैं 700 पीपी की जो वर्किंग कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन करते हुए क्या करेंगे? वो तो नीचे जाके ना डेप्रिसिएशन, लेकिन आप अपनी वर्किंग करते हुए उसको 67 ही नहीं लिखेंगे तो आप डेप्शन 67 पे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखें, पीपी का जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो हम वैसे ही वर्किंग ही बना रहे हैं। अगर आप उसको पूरा टी अकाउंट ना बनाएं, सारे ही ब्रैकेट में कर दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर एक पीपी का अकाउंट बना रहे होते ऑफिशियली तो फिर ये हरकत नहीं सही है। इसमें जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल है और जो एडिशन है वो एडिशन है। 67 को अलग एडिशन लिखना है और 6000 को अलग डिस्पोजल लिखना है। बाकी रही बात हम वर्किंग ही कर रहे हैं, कर दें सारी ब्रैकेट में कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ना एक चीज़ आपके सिलेबस में डाली गई है, ये आई कैप ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, ये एनपीओ के लिए काउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, ये आई कैप ने बनाया था। अदरवाइज जो बाकी स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के थे वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल। तो आई कैप चूँकि आईएसबी का मेंबर है तो पाकिस्तान ने वो स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट किए होते हैं जो एएसबी ने बनाए होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है ये आई कैप ने बनाया हुआ है। इसमें मेजॉरिटी चीज़ें, कॉन्सेप्ट वही हैं जो अब तक इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। इसके जो बुक में इसको लिखा गया है या जिस तरह से पीछे आई कैप की बुक में कुछ सवाल हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग तो मेरी यही बन रही है कि ये है तो कोई थ्योरेटिकल चीज़ ही जिसकी टेस्टिंग, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी डाले हुए जो याद करना है आपने। इसमें न्यूमेरिकल एक मिसाल आई कैप ने बनाई है, मैं वो मिसाल आपके सामने ले आता हूँ। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि ये सवाल वैसे ही जैसे अब तक कर रहे थे वैसे होंगे। इसकी टेस्टिंग शायद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकती है, क्योंकि इसकी एक दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सिखानी है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है वो स्टेटमेंट मांग ले और फुल फ्लैश क्वेश्चन वैसे ही हो जैसे हम कर रहे थे। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें आती हैं ना, तो जब काफ़ी अटैम्प्ट्स नहीं गुजरती हैं तब तक आइडिया नहीं बेहतर होता कि ये किस तरह की चीज़ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो बुक में शामिल किया है, मुझे इसमें अभी तक की उम्मीद तो इसमें थ्योरेटिकल ही है एमसीक्यूज़ की हद तक। हाँ, एक स्टेटमेंट है वो सिखाता हूँ आपको, वो आपसे बिल्कुल न्यूमेरिकली पूछी जा सकती है और वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही हो सकती है। ये याद तो बेटा आपको करना पड़ेगा, इसमें याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा और याद करने में क्या फर्क होता है? वर्ड बाय वर्ड याद हो तो उसको रट्टा कहते हैं, और अगर में समझ के याद करें और अल्फाज कुछ इधर उधर भी कर लें तो खैर है, तो उसको याद करना कहते हैं। तो याद कर लें बेशक, लेकिन जो चीज़ समझ ना आए उसको रट्टा लगा लें। अब जैसे देखिए, इसमें ये जो इस वक्त यहाँ कहानी लिखी हुई है ना, इसमें कहा हुआ है कि जो कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पर ये प्राइमरी सोर्स कि अगर मीडियम साइज एनपीओ है तो उस पर ये वाले स्टैंडर्ड लगने हैं, अगर स्मॉल साइज है तो ये लगने हैं, लार्ज साइज है तो ये लगने हैं। तो इसमें आप अपने पास से क्या लिखेंगे? याद ही करेंगे ना। तो इस तरह की चीज़ें याद करनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। तो इस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें हैं, ये पेजेस भी काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। नहीं, याद करने वाले बीच में कोई 7-8 बनेंगे, ये तो बीच में एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी है ना, याद करने वाले 7-8 पेज बनेंगे। और मैं आपको भी समझा भी देता हूँ ये। इसमें आई कैप की बुक आप लोग अगर डाउनलोड कर लें तो ये वहीं से ही करना है, और जिनको डाउनलोड करने में मुश्किल हो तो वो फिर फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं, इसकी करवा भी सकते हैं। और आप मोबाइल वाले तो सारे ही हैं, तो आप इस फोटोकॉपियर को वो जो प्रिंट करवाना चाहे वो उसको व्हाट्सएप करेगा, आपको प्रिंट निकाल देगा, और पैसे वो कॉपी के लेगा, प्रिंट तो महंगा होता है, कॉपी के पैसे लेगा वो।
तो वो आपने अब देखना है कि इसको सॉफ्ट में रखना है या इसकी फोटोकॉपीज करानी है। ये याद करने वाले 7-8 पेजेस ही बनते हैं। इनमें से जो पहला पेज है इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये जो AS NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये एसएमपो करके जो नाम आपको लग रहा होगा, तो ये इनके स्टैंडर्ड की बात हो रही है। इसमें ये वाला पोर्शन, ये तो बेटा याद ही करना है। जैसे मैंने भी कहा कि अच्छा, अब आप इसको अगर याद करना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको इस पैराग्राफ से इतना आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करना है कि जो मीडियम स्मॉल साइज एनपीओज हैं उनके लिए एसएमईज वाले स्टैंडर्ड लगने हैं, बस। अब ये रटा नहीं मारना, इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद क्या था, मीडियम एंड स्मॉल साइज एनपीओज के लिए एसएमईज वाले आईएफआरएस लगने हैं। ये इस तरह से चीजें याद करनी है। माइक्रो वालों के लिए वो लगने हैं जो कैश बेसिस अकाउंटिंग चलनी है। तो इस तरह से आपको ना रट्टा नहीं लगाना, इनका अपने अल्फाज में उर्दू बना के कोई वर्ड यूज करके वो कुछ चीजें याद करनी है। जिस तरह टैक्स याद करते हैं, जैसे कोई और लॉ याद करने वाली बात है, तो वो सारा रट्टा ही नहीं होता जरूरी है। अकाउंटिंग भी इनफैक्ट याद ही की हुई है आपने, अकाउंटिंग भी याद ही करनी होती है। आपको कैसे पता कि फलाने को हमने स्ट्रेट लाइन पे कैसे डेप्रिशिएट करने, याद ही किया हुआ है ना। या अगर बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशंस हैं तो वो तरीके तो याद ही किए हैं, तो इसी तरह से ये याद ही करनी पड़ेगी चीज। इनमें जो थोड़ी बहुत समझाने वाली चीजें हैं जो समझाई जा सकती है वो बताता हूं। ये पहला पेज याद करना है, ये आप साथ साथ लिखते जाइएगा ना कि 486 पेज है। ये एमसीक्यूज में टेस्ट होने वाली बातें लिखी हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा। पेज 486 से ये शुरू हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये पेज याद करना है। पेज 487, इसमें से आप रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये चीज ये याद करनी है। स्टेबल की खैर है, मेजरमेंट भी खैर है, दफा करें। ये लिस्ट भी ओके ना करें, खैर है। इग्नोर, हाँ ये चीज। पेज 488 पे फंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, ये आपने याद करनी है। मैं बताता हूं क्या होती हैं। पेज 488 पे तकरीबन एंड पे, द फंड्स आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज हैं, एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और जनरल फंड। जनरल फंड वही है जो अब तक हम करते आ रहे थे, कैपिटल फंड, जनरल फंड, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एक फंड है, इक्विटी टाइप चीज। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई किसी की मदद करने के लिए, कोई किसी की भलाई करने के लिए, जिसमें तर्स का एलिमेंट आ रहा होता है। देखें, एक है कि राइज के स्टूडेंट्स अपने लिए खुद से पैसे इन्वेस्ट करके, जरूरी नहीं कि मैं राइज जो भी स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, एलुमनाई जो भी हैं पैसे कमाने लगे हैं कल को, वो अपने एलुमनाई के लिए कोई एक ऐसी लाइब्रेरी बना लेते हैं कि हम सब ने पढ़ना तो है ही, सारी जिंदगी पढ़ते ही रहना है, तो सिर्फ हम ही लोग इस लाइब्रेरी को यूज किया करेंगे। अब इस लाइब्रेरी का मकसद कोई तर्स वाला एलिमेंट नहीं है, कोई किसी की मदद वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कुछ किसी हाउसिंग सोसाइटी के लोग इकट्ठे होके अपने ही लिए बस एक जिम बना लेते हैं। अब वो जिम की कंस्ट्रक्शन करना कोई तर्स वाला एलिमेंट नहीं बीच में आ रहा। एंडोमेंट फंड में ये तर्स वाला एलिमेंट होता है। अच्छा, तर्स शायद मैं ज्यादा सख्त वर्ड बोल रहा हूं, मदद वाला एलिमेंट। तो एंडोमेंट फंड वो फंड है जिसमें पैसे डाले गए हैं मदद वाले एंगल से।
हो सकता है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक फंड क्रिएट करें कि इस इलाके के जो फाइनेंशियली वीक घराने हैं उनके बच्चों की तालीम के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो इसमें एक मदद वाला एलिमेंट आ गया। वो बीमार लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके इलाज के लिए दवाइयों के लिए इसमें पैसे डाल रहे हैं, मदद वाला एलिमेंट आ गया। इसको एंडोमेंट फंड कहते हैं। ये इस अंग्रेजी का मतलब यही है। एंडोमेंट का वर्ड ही इटसेल्फ ये होता है। एंडोमेंट का वर्ड ही ये है कि किसी की मदद के लिए उसको पैसे सदका करना। रिस्ट्रिक्टेड फंड वो है जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि कोई एक खास मकसद के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए कि नई बिल्डिंग बननी है तो बस इस नई बिल्डिंग के लिए पैसे जमा हो रहे हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है कि इसमें कोई खास मकसद लगा दिया गया है, जो किसी खास रिसोर्सेज जमा किए जा रहे हैं ताकि इसका मकसद बना दिया जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने वो पहले कभी शौकत खानम की मिसाल दी थी कि अब उन्होंने अगर एक और बिल्डिंग बनानी है तो अब उस बिल्डिंग के लिए फंड जमा करना शुरू कर दिया। तो उस बिल्डिंग के फंड का मकसद क्या है? वो बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग बनाना, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मदद वाला एंगल हो। मदद वाला एंगल ये है, टिपिकली मदद वाला एंगल ये है। रिस्ट्रिक्टेड फंड वो होता है जिसमें पैसे किसी खास मकसद के लिए जमा किए जा रहे हैं, और जनरल फंड वो है जिसमें ओवरऑल इस इदारे के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तीन फंड्स की टाइप्स हैं। आपसे ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती हैं कि इनकी ये डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी और कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अबव डेफिनेशन, या कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टेड फंड। उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक छोटी सी लाइन लिख दी और नन ऑफ अबव। इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से। तो पेज 488 और ये 489 के स्टार्ट पे ये याद करना है। तीन फंड्स हैं, एंडोमेंट फंड। अच्छा, फंड से मुराद है पैसे जमा कर रहे हैं, उसमें फिर कंट्रीब्यूशन की जा रही है, ये फंड है। तो जनरल फंड इस इदारे का जो ओवरऑल अब तक हम कैपिटल फंड पढ़ रहे थे उसी को कहते हैं जनरल फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड किसी खास मकसद के लिए पैसे जमा करना, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अच्छा, जो अब तक हमने पढ़ा है ना वो बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस थी, ये स्टैंडर्ड है। तो अगर स्टैंडर्ड पे सवाल थ्योरेटिकल हुआ तो उसके लिए सारी चीजें आप याद कर रहे होंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल सवाल जैसे प्रैक्टिसेस पहले कर रहे थे वही प्रैक्टिसेस है। ये टाइप्स ऑफ फंड्स तीन, एंडोमेंट फंड जिसमें मदद वाला एंगल है, रिस्ट्रिक्टेड फंड जिसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन मकसद लगा के फंड बनाया है, और जनरल फंड जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल उनकी है तो उनकी मदद के लिए ही, लेकिन जनरल ऑपरेशंस के लिए। ये तीनों में पढ़ के देखें, पढ़ी जा रही है? नहीं, फॉन्ट साइज छोटा है, सही है, रीडेबल है, ब्लर है। नहीं चाहिए? नई बुक है। ये आपके पास कब आपने डाउनलोड की थी? नहीं, वो पुरानी थी। ये नई तो अभी कुछ ये महीना पहले आई होगी, क्योंकि ये सिलेबस चेंजेस इन्होंने कर दी थी, बुक्स अपलोड नहीं हुई थी। उसमें आप उसमें शुरू में पहले पेज पे कुछ शायद ईयर भी लिखा होगा। ये मैं किस पे हूँ? पेज 493 पे। उस पे क्या लिखा आ रहा है जो आपके पास? मैंने ये 21 अक्टूबर को डाउनलोड किया है। आपने पहले की होगी अगर।
यही है 12 लेटेस्ट, यही है 21 अक्टूबर को डाउनलोड की हुई मैंने। 11 ही है। रिक्वायरमेंट ये है कि इनमें से कौन कौन से फंड है। हाँ जी, वो तो नजर आई गया अब नीचे। पहला वाला हमने डिजर्विंग स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बनाया है। एंडोमेंट फंड भी रिस्ट्रिक्टेड इस तरह है कि उसका एक मकसद है, लेकिन इसका मकसद देखें ना क्या है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो ये एंडोमेंट है। मदद आ गई ना, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स, इसीलिए ही है। नहीं, रिस्ट्रिक्टेड में मदद होना जरूरी नहीं है। एंडोमेंट फंड रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन मदद वाला फंड है बस। अब देखिए जैसे ये सी है, इधर एक स्कूल बनाना है, तो स्कूल जरूरी तो नहीं कि मुफ्त वाला स्कूल हो, बस स्कूल बनाना मकसद है। इसमें सिर्फ मदद एलिमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। स्कूल बनाना है, हमने एजुकेशन को आम करना है, ये इदारे बनाने, फीसें भी हो सकता हो उसके अंदर, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग गई कि बस स्कूल के लिए है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। ए में चूंकि डिजर्विंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो एंडोमेंट है। अच्छा, बी में भी तो ये सेफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, लेकिन ये तो इदारे की बात की है कि इदारा ये काम करता है। फंड उसको किस लिए दिया जा रहा है? द कंट्रीब्यूशन शैल बी यूज्ड फॉर एनपीएस रूटीन ऑपरेशंस। वो तो जाहिर है इदारा नॉन प्रॉफिट है तो कोई ना कोई तो नेक काम होगा ही उनका, लेकिन ये फंड के लिए जो पैसे हैं वो किस लिए? वो रूटीन ऑपरेशंस के लिए, तो इसलिए बी जनरल फंड है। ओके, तो याद करने वाला हो गया एक पे। क्या जी? कि जनरल फंड है कि एंडोमेंट फंड है? नहीं, ये चीज तो न्यूमेरिकल में नहीं होगी कि बताइए कौन सा फंड है। इनका ट्रीटमेंट क्या करना है वो आ रहा है आगे। 488 कह दिया, याद करना है सारा। 486, 487 में आपको ये कहा है रिकग्निशन क्राइटेरिया। 488 के एंड पे और 89 के स्टार्ट पे ये तीन टाइप्स हैं, ये कहीं है। हाँ जी, ये आपने रटना है। पेज नंबर ये अगला आ गया 490। ये ना टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस हैं। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वही कंट्रीब्यूशन का मतलब है जो इस फंड को पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें डोनेशन टाइप चीज भी हो सकती है। जो पैसा दिया जा रहा है ये कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जो अब तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना वो प्रैक्टिस है, अब उन्हीं चीजों के कुछ फॉर्मल नाम आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशंस का मतलब है जो फंड को पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, तो ये उन्हीं तीनों के लिए कंट्रीब्यूशन आ गई। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए कंट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। एंडोमेंट फंड के लिए है रिस्ट्रिक्टेड ही, लेकिन उसका मकसद चूंकि वो मदद वाला है तो वो एंडोमेंट फंड बन रहा था, तो ये एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है जो एंडोमेंट के लिए है।
और जो जर्नल सी है अनरिस्ट्रिक्टेड, वो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो ये टेबल याद करना है। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल की रिकग्निशन, पेज 491 पे आ गए हम। पेज 491 पे पेज 490 पे ये टेबल है, ये वाला टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। हाँ चलें, ये भी देख ही लें प्रैक्टिस के लिए। ये जो अभी 3 कंट्रीब्यूशंस है ना, ये आगे उनकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स हैं, पढ़ लें, ये भी अच्छी बात है, पढ़ लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो भी रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट, उनमें से क्या है। अच्छा, ये कोई टेस्ट नहीं है कि उसने ऊपर किया था तुमने देख लिया क्या है, ये लें देख लें। बात तो ये है कि समझ आ जाए बात। ये ले अभी देख लें, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट है। चले अब जी जी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ज़रूरी नहीं कि मकसद रिस्ट्रिक्टेड हो, कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप इससे बी के साथ ऐसा करने पहले ये भी देखते हैं, ये डी जनरल ऑब्जेक्टिव्स अनरिस्ट्रिक्टेड है, बी जनरल ऑपरेशंस के लिए है, लेकिन आगे आगे इन द ईयर 2004 एंड 2005। अब ये रिस्ट्रिक्शन लग गई ना, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लग गई। जिस कंट्रीब्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें ईयर की लग गई ना रिस्ट्रिक्शन। और ई जो है ये अच्छा, इसके लिए ना इधर वापस डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना ये जो ई था, इस ई में उनका मकसद नहीं खास समझ आया, लेकिन ये डेफिनेशन देखें, only endowment contribution subject to restrictions stipulating that it added to the principal amount of endowment fund। तो इससे लिंक उन्होंने किया हुआ ये प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड, तो ये इससे उन्होंने एंडोमेंट फंड, क्योंकि पर्पस तो बताया नहीं इसमें,
कि मदद इन्वॉल्व है कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल की जो शर्त लगाई है ना, तो ये उसकी डेफिनेशन का हिस्सा था, एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन का हिस्सा था, ये एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन का हिस्सा था। तो इसलिए उसने प्रिंसिपल की शर्त लगाई है, तो वो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, पेज 491 पे आपने .2 करना है। इसमें लिखा ये हुआ है कि कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल जो हमें कंट्रीब्यूशन आनी है, क्या उसका रिसीवेबल बनाए या ना बनाए। तो उसकी वो कह रहे हैं जी, अगर हमें रीजनेबली अश्योर्ड है कि मिलेंगे, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये वो वाली बात लिखी है कि अमाउंट निकल सकती है और रीजनेबली अश्योर्ड है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो उसका रिसीवेबल बना ले। ये इन्होंने इसमें रिसीवेबल वाली बात लिखी हुई। और प्लेज, ये किसी ने हमसे वादा किया हुआ है, प्लेज है, प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट्स। तो उसकी भी वही कह रहे हैं जी, रिसीवेबल बना लेंगे अगर ये बातें पूरी हो रही हैं तो ये याद करना है। बिक्वेस्ट कहते हैं, इसकी मिसाल आप समझ लीजिए कि जिस तरह कोई मरते मरते वो क्या कहते हैं उसको, वसीयत कर जाए। तो ये उस तरह की चीज़ है कि कोई पैसा है जो इस इदारे को किसी ने वक्फ कर दिया, वक्फ बिक्वेस्ट, वक्फ। तो ये 5.3 5.2 ये याद करना। मेंबरशिप फीस रहने दें, ये वही है जो अब तक पढ़ी है। गवर्नमेंट फंडिंग 5.4, ये याद करने वाली चीज, पेज 492 पे जी, कि गवर्नमेंट भी इस इदारे को पैसे दे रही होगी। हाँ जी, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लें। जो अभी सवाल में इक्विपमेंट किसी ने दिया था, अभी जो सवाल डिस्कस कर रहा था उसमें वो इक्विपमेंट डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट की हुई थी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कब की? बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट अदर देन कैश वुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड यूजिंग फलाना फलाना फलाना, और ये फेयर वैल्यू जो उस दिन कंट्रीब्यूशन की डेट है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। वो जो हमने सवालों में कर लिया, ये वो बात लिखी हुई कि अगर हमें कंट्रीब्यूशंस मिल रही हैं, इस इदारे को कंट्रीब्यूशन मिल रही है, डोनेशन मिल रही है कोई एसेट्स की शक्ल में, तो उन एसेट्स की फेयर वैल्यू पे उसकी एंट्री होगी। तो इसमें याद करने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। 5.6 ये एक न्यूमेरिकल चीज़ है, ये आपको सिखाता हूँ। इसको मैं यहीं छोड़ के एक सवाल सिखाता हूँ, फिर हम इस पे वापस आएंगे। ये सवाल पढ़िए आप, रीडेबल है, और एक मिनट में पहले इसका ना सॉल्यूशन भी खोलता हूँ, फिर वहां से दिखाता हूँ आपको। चल, ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें ये फंड का बैलेंस है, फंड, बाकी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन वगैरह ये नॉर्मल चीज़ें जब तक पहले थी उसमें से कुछ मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, ये ट्रायल आ गया। फंड 3 पढ़े थे हमने, एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और जनरल फंड। ये कुछ फंड्स के बैलेंसेस हैं और उन फंड्स में जो कंट्रीब्यूशंस आई हैं ये उनकी डिटेल है। ये मजीद उन्हीं से रिलेटेड डिटेल चल रही है कुछ, ये आगे एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, बताना क्या है, 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है डेफरल मेथड और एक होता है
रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, डेफरल मेथड, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, किस चीज के मेथड है ये? मेथड इस चीज के हैं कि जो 3 फंड्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड पहले देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन देखें, जो जनरल फंड है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अब तक हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते आ रहे थे। जो फंड किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, रिस्ट्रिक्टेड फंड, उस पैसे का भी तो कोई इस्तेमाल होगा, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट भी होगा, उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम भी आएगी, उस फंड में लोगों की डोनेशंस भी आ रही होंगी, तो उस फंड में भी तो कोई हिलजुल हो रही होगी, उस फंड का भी अपना कोई इनकम एक्सपेंस बन सकता है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीनों फंड्स के कॉलम वाइज बनाया जा रहा होगा। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वो कॉलम है जो अब तक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, जो अब तक हम लोग उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे, ये वो कॉलम है। अब इन दोनों कॉलम्स का भी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सोचते हुए इस फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे। दोबारा सुने, ये जो कॉलम बना हुआ है ना अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, ये वही है जो अब तक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 फंड्स पढ़े हैं हमने, इन तीनों के लिए कॉलम वाइज अलग अलग बनेंगे। अच्छा, अब इनकी इनकम्स क्या होंगी? इनकी इनकम्स मैक्सिमम 1-2 ही होंगी, जो इनमें डोनेशंस आ रही हैं या ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं, और खर्चे भी इनके इसी से रिलेटेड ही होंगे। तो इसमें आप देखिए, ये इसका ये सवाल सामने है, इस सवाल को पढ़िए पहले। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड वाला सवाल है जी, इस सवाल को पढ़ लें, मैं आपको फिर सॉल्यूशन से चीजें समझाता हूँ। फिगर्स वगैरह देखें, अंग्रेजी देख लें। फंड्स का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, ये 1 जुलाई 2 आना चाहिए, नहीं सही है, क्लोजिंग ही है, ठीक है। ये फंड्स का बैलेंस है, और बल्कि मुझे लग रहा है कि 1 जुलाई 2 होना चाहिए था इधर। हाँ, ये 1 जुलाई 2 होना चाहिए था, ये 1 जुलाई 2 है। तीनों फंड्स के ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। तीनों फंड्स कौन से? एंडोमेंट फंड, जनरल फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये एसेट्स हैं सारे टोटल, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन आ गया, प्रीपेड एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए, कैश है, फी फॉर सर्विसेज क्रेडिट, ये फीस ली हुई है जो, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, वो जो टूर्नामेंट के पैसे लिए होते थे, फंड्स रेज किए हैं। कंट्रीब्यूशंस, ये डोनेशंस टाइप चीज़ है। कंट्रीब्यूशन अभी बताया था, फॉर्मली वो डोनेशंस टाइप चीज़ है। ये गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा, गवर्नमेंट फंडिंग। इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई हुई है, ये खर्चे हैं, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस। ये ट्रायल बैलेंस है। अब आगे ब्रेकअप बताया हुआ है कि ये जो ऊपर फंड बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, ये हैं असल में ये ये 4 फंड्स हैं। अच्छा, इनमें से ये किधर गया?
66। ठीक है, ये जो यंग टैलेंट वाला है ये एंडोमेंट है यंग टैलेंट का, और ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड है। एक्सटर्नली इम्पोज्ड, इंटरनली इम्पोज्ड। एक्सटर्नली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती हैं जो जिन्होंने फंड के लिए पैसे दिए हैं उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंटरनली हो सकता है हमने खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। इन एनी केस ये रिस्ट्रिक्टेड है। और ये एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जनरल फंड। लेकिन है तो रिस्ट्रिक्टेड ना। हाँ लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। ये 3 फंड्स हो गए, एंडोमेंट, रिस्ट्रिक्टेड और जनरल। ये जो ऊपर 17-15 बताया हुआ था ये उसका ब्रेकअप है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशंस मिली थी ये 94, इन कंट्रीब्यूशंस का ब्रेकअप है कि क्यों मिली हैं। 15 उसमें से एंडोमेंट फंड वाले के लिए मिली हैं, 2 और ये जो जिम वाला जो सेंटर था वो है, और 12 ये उन फंड्स के नाम के साथ मिली हुई है, और 57 अनरिस्ट्रिक्टेड ये जनरल मिली हुई है, और ये 8 ये जो लोन लिया था ये उसकी वापसी के लिए मिली हुई है। ये 94 का ब्रेकअप है। अच्छा, इधर गवर्नमेंट की फंडिंग मिली थी 150, ये बताया कि क्यों मिली थी ये गवर्नमेंट की फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग मिली थी इनको 5 साल तक सपोर्ट करने के लिए, 5 साल तक सपोर्ट करने के लिए, ये उसकी डिटेल बताई। जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 144, इसमें से ये एंडोमेंट के प्रिंसिपल में ही ऐड होनी है। दी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन। अच्छा, ये चीज़ें आपके लिए ना ये टोटली नई चीज़ें हैं, इसलिए हौसले से एक बार सोल्यूशन तक पहुंच जाएं, यहीं से ना छोड़ते जाएं। ये बहुत फॉर्मल किस्म के नाम आने शुरू हो गए अब, क्योंकि स्टैंडर्ड बना हुआ है। पॉइंट नंबर 4 पे हूं मैं। 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो उस एंडोमेंट फंड के प्रिंसिपल में ही जाके ऐड होनी है। पॉइंट नंबर 5, ये जो बैलेंस शीट में एसेट्स नजर आ रहे हैं 428 के, इनमें से 20 मिलियन की लैंड है ताकि डेप्शन ना लगाएं। कलेक्शंस कहते हैं ये जो कुछ आर्ट की चीज़ है, कोई तारीखी बहुत एंटीक्स होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को कलेक्शंस कहते हैं, जिनकी अपनी एक बहुत डिस्टिंक्ट सी पहचान है। कोई आर्ट की चीज़ है, कोई एंटीक है, कोई ऑटोग्राफ दिया हुआ कोई किसी का, कोई खिलाड़ी का कोई बैट बॉल है, कोई पैड है, इस तरह की चीज़ों को कलेक्शंस कहते हैं। ये पीछे अंग्रेजी जो मैंने स्किप किया ना उसमें बात लिखी हुई है कि कलेक्शंस क्या होती हैं। तो उन्होंने कहा है जी इन एसेट्स में से 20 मिलियन लैंड है और ये 8 मिलियन उन कलेक्शंस के हैं। अच्छा, एसेट्स 20% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन करनी है, और सारी डेप्रिसिएशन जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है। 5 मिलियन जनरल फंड से ट्रांसफर करना है यंग टैलेंट के अंदर, ये मतलब है इस पॉइंट का। 5 मिलियन अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से यंग टैलेंट को ट्रांसफर करना है, ये फंड से फंड ट्रांसफर की एक बात है। और वो जो ऊपर एक्सपेंसेस दिए हुए थे, जैसे ये ट्रायल में सैलरीज आ रही थी 403, अब ये सैलरीज किसकी हैं, ये उसका ब्रेकअप बताया हुआ है कि उस 403 में से 370 जनरल वाले लोग हैं और 33 जो हैं वो इस जिम्नेजियम में ट्रेडिंग सेंटर वाले लोग हैं। तो उन्हीं 3 एक्सपेंसेस का ब्रेकअप बताया हुआ है। ये 3 एक्सपेंसेस ट्रायल में दिए हुए थे, ये आगे उनका ब्रेकअप बताया हुआ। अब इसमें रिक्वायरमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड का मतलब है कि तीनों फंड्स की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग बनेगा। बैलेंस शीट है जैसे पहले बनाते हैं, ये एक नई चीज है आपके लिए, चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये सोसी टाइप चीज है। इन तीनों फंड्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसमें क्या चेंजेस आई और क्लोजिंग क्या है। जैसे सोसी,
सोसी, तो ये सोसी स्टाइल की चीज है, चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये आपसे हाँ न्यूमेरिकली एक चीज 5-7 नंबर की है जो मुझे लगता है टेस्ट हो सकती है न्यूमेरिकली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड ये है कि जिसमें 3 अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेंगे। बैलेंस शीट जैसे पहले पढ़ी थी वही है। नेट एसेट्स की चेंजेस की स्टेटमेंट, ये सोसी टाइप चीज है, जो इस सवाल से मैं आपको ये दोनों चीजें सिखाने लगा। अच्छा जी, अब ये इसके और लेंथी नहीं हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन और लेंथी नहीं हो जाएगा, मतलब अभी जो नॉर्मली हमने जितने भी किया उनसे ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा, मतलब इसमें 3 कॉलम्स है ना इनकम एक्सपेंडिचर। तो उसमें फिर एडजस्टमेंट्स उतनी नहीं आ रही ना, एडजस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखें, ये जो फीस मिली है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीजें क्या क्या है? एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, ये जो फीस मिली है, जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी फीस है। ये जनरल ऑपरेशंस की होगी या यंग टैलेंट वाली होगी या रिस्ट्रिक्टेड फंड वाली होगी? ये जनरल की है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होनी है, वो तो बस पैसे जमा कर रहे हैं, वहां कुछ एक्टिविटीज थोड़ी हो रही हैं, तो वहां मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो जाएंगी या इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी। तो उसके अलावा जो अब तक इनकम एक्सपेंसेस होते थे वो सारे मेनली जनरल फंड के ही होंगे। तो देखिए 340, ये 340 ये जनरल फंड वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फंड रेजिंग की थी, टूर्नामेंट करवाया था, जो कंट्रीब्यूशंस आई थी ये तीनों में हो सकती हैं। ये उसका ब्रेकअप बताया हुआ इधर, 8 और ये 57। एक लोन लिया था उसकी वापसी में मदद है, और ये तो है ही जनरल, ये जनरल वाले बिजनेस की इनकम है। ये 2 क्या है? ये रिस्ट्रिक्टेड फंड वाला जो बना है उसके लिए इनकम है, और ये 15 ये उसके लिए इनकम। जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो कॉलम वाइज अलग अलग बनेंगे, जिनमें मेनली सारी इनकम्स जनरल वाले की ही हैं। इनके लिए कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट इनकम है बस। एक्सपेंसेस ये भी आपको अलग सवाल में बताए हुए थे, सैलरीज वगैरह हो सकती हैं, ये वो आपको बताए हुए हैं। तो तीनों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग कॉलम वाइज बन रही है। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है। अब इसमें बाकी इनकम्स में इन्वेस्टमेंट इनकम थी, कंट्रीब्यूशंस हो गई, गवर्नमेंट फंडिंग, तो हाँ गवर्नमेंट फंडिंग, इस गवर्नमेंट फंडिंग को 5 साल की हेल्प लिया गया था। ये गवर्नमेंट फंडिंग 5 साल की हेल्प के लिए मिला था। अच्छा ये हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक जो कुछ फॉर्मेट है वो फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गवर्नमेंट की जो फंडिंग है 5 साल की हेल्प है, तो कितने साल पे इनकम बनाए इसको? 5 साल पे। लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 4 से, अच्छा 1 जनवरी 4, इसका मतलब ये 30 जून 4 है, ये 30 जून 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 6 महीने, ये वो 6 महीने की इनकम आ गई। और इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रायल में आ रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम 144, जिसमें से उन्होंने ब्रेकअप ये बताया, किधर गया ये, कि 6 मिलियन किसके लिए है? यंग टैलेंट के लिए। तो बाकी फिर ये 6 यहां डल गई, बाकी जनरल में आ गई। एक्सपेंसेस, ये ट्रायल में एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिनका ब्रेकअप बताया हुआ है यहां पर, ये तो ये जनरल वाले कॉलम के हैं, उस रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम के लिए हैं, तो ये जनरल वाले कॉलम में आ गए और ये रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में आ गए। और डेप्रिसिएशन उसने कहा था सारी जनरल के लिए, तो डेप्रिसिएशन एसेट्स 428 ट्रायल में थे, 8 मिलियन उसमें से कलेक्शंस थी,
20 मिलियन लैंड थी, बाकी पे डेप्रिसिएशन लगी जो सारी जनरल में चार्ज हो रही है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तीनों का अलग अलग बन गया। और डेफरल मेथड में इसमें फर्क इतना है कि डेफरल मेथड के अंदर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ जर्नल वाला कॉलम आ रहा है। डेफरल मेथड सिर्फ जर्नल वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखें ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है, ये डेफरल मेथड है। क्या फर्क आ रहा है दोनों में? उसमें तीनों कॉलम आ रहे हैं और उसमें सिर्फ यही वाला कॉलम आ रहा है 242। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और डेफरल मेथड में फर्क ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में क्या होगा, तीनों कॉलम आएंगे, और डेफरल मेथड में सिर्फ जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा जो पहले करते थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में फर्क आ गया डेफरल मेथड में जो पहले सीखा है, और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अंदर जो जर्नल बनता है वो तो है ही है, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो और एंडोमेंट, इनके भी कॉलम बनेंगे जिनमें इनकम्स मेनली दो ही होंगी, जो कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फर्क जाग रहे हैं ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फर्क यही है। स्पेसिफिक होगा सवाल में कि इसी से साइलेंट नहीं, स्पेसिफिक मेथड बताएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओके। ये एक स्टेटमेंट समझ लें, ये नई चीज है आपके लिए। ये जी देखें, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रहा है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड से, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीनों कॉलम आ रहे हैं, और अगर डेफरल मेथड से बन रहा है तो सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड फंड देखें, एक्सपेंडिचर के 3 कॉलम आ रहे हैं, और हमने ये कंट्रीब्यूशंस और इन्वेस्टमेंट इनकम इनमें दिखा दी और इनका एक नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब जो नेट एसेट्स की स्टेटमेंट बनेगी यानी सोसी, उसमें फिर इनका नेट रिजल्ट जाएगा। दोबारा देखें, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में तीनों की इनकम एक्सपेंडिचर अलग अलग आ गया। इन दोनों की जो भी इनकम एक्सपेंस थी हमने वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दी, और इनकम्स में था क्या, कंट्रीब्यूशंस वगैरह थी ना, और इनका जो नेट प्रॉफिट निकला 2166, वो नेट प्रॉफिट सोसी में चला गया। ये सोसी टाइप चीज है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। इसमें वो 3 फंड आ रहे हैं, ये एंडोमेंट फंड है और ये वो दोनों रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, ये जनरल फंड है। इस सवाल में ये 2 थे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, एक ये फ्रेंचाइज के लिए था और एक ये जिनेजियम ट्रेनिंग सेंटर के लिए था। ये 2 रिस्ट्रिक्टेड फंड्स थे, रिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड। 2 हैं तो चलो 2 कॉलम बन गए। ये उनके बीडी बैलेंस से सवाल में दिए हुए। सोसी टाइप चीज है, जो फॉर द ईयर प्रॉफिट आएगा उनमें आके ऐड होगा, वो ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आ रहा है। 242 जनरल का था, ये 242 जनरल में आ गया। 6621 इसका था, ये इन दोनों में आ गया। ये 3 क्या चीज है और ये 5 क्या चीज है, ये एक ट्रांसफर सवाल में बताई हुई थी। एक ये बताई थी 5 और 3 थी
अच्छा, अब चूंकि इंटरनली इम्पोज्ड है, हमने खुद रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो ये पैसे भी तो हम ही ट्रांसफर कर रहे हैं। ये 3 वो है, ये हम जनरल से ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना आप लोगों की तसल्ली की बात मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपको ना इसी सवाल को 2-3 दफा अच्छी तरह देखना पड़ेगा, ये फिर ही हजम होगा। लेकिन आप देखेंगे तो होगा हजम, ये इन फिगर्स को आपस में लिंक करेंगे तो हजम होगा। आपको असल में वर्ड बहुत अजीब मोटे मोटे से वर्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत फॉर्मल से वर्ड, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए भी इसको हजम करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इसका इलाज यही है कि आपको इस सवाल को 2, 4, 5 दफा देखना पड़ेगा। क्या इसी सवाल को बोर्ड पे लिख देते हैं 4 दफा, यही प्रैक्टिस है। क्या चीज? अच्छा चलें फिर एक काम करते हैं, मैंने तो यही सोचा था कि आप इस सवाल ही को 2-4 दफा देखेंगे तो यही आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका कोई 1-2 सवाल फिर फिगर्स बदल के करें बोर्ड पे, कल की क्लास में फिगर्स बदल के बोर्ड पे करवा देता हूँ। लेकिन ये ना हो कि कल मैं क्लास रखूं और आप सारे चले गए हो कि नहीं बस सर ठीक है कर लिया हमने। क्या जी? नहीं, पहले इसको 3-4 दफा देखें तो सही ना, जाके आज शाम को नहीं कर रहा, पहले इसको देखें तो सही। आपको प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए लग रही है क्योंकि आप अभी देख ही नहीं रहे इस सवाल को। आप इसी को 3-4 दफा देखें। चले इस पे अब चलो खैर, जिन्होंने घरों को जाना होगा दूसरे शहर वो चले ही जाएंगे, नहीं जाना होगा तो अब तक चले भी गए थे जिन्होंने जाना था। आप इस पे बेशक 3-4 दिन और ले लें, वो 3-4 दिन गैप के बाद एक बेशक मंगल को क्लास रख लें। लेकिन आपने अगर ये नहीं देख के आना तो मैं नहीं कर रहा कल क्लास। असल बात तो ये है कि आप इसी को 2-4 दफा देखेंगे तो फिर फायदा है। नहीं, मैं क्लास अभी एंड नहीं कर रहा इस नोट के ऊपर, ये पूरा मुझे करने दें पहले। ये 3 खुद से इंटरनली इम्पोज्ड है, तो वो इंटरनली इम्पोज्ड है तो हमारे रिसोर्सेज से निकल के हम उस फंड में लेके जा रहे हैं। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस किसने लगानी थी? जिसने पैसे देने थे। ये हम खुद से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, हम अपने पास से उठा के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये 3 वो उस ट्रांसफर में आ गया, और वो जो 5 उन लोगों ने शर्त लगाई थी वो 5 वो था। ये ट्रांसफर है। जो एक्सपेंसेस इनकम्स थे ये उनका नेट होके आ गया। लेकिन डेफरल मेथड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर उनका अलग बन रहा है नहीं, तो फिर उनकी जो कोई इनकम एक्सपेंस था वो फिर यहीं आ रहा है, वो फिर इधर ही आ रहा है। वो 15 उधर जो आ रहा था इनकम में वो यहां आ गया। देखें इधर क्या किया था, 15 और 6 इनकम में आया था, इसका तो एक्सपेंस कोई नहीं था। 2 इनकम में आया था, ये एक्सपेंस में आया था। इन फंड्स का अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फेस पे नजर आ गया। अब ये इनका नेट लॉस या गेन सोसी में चला गया। डेफरल मेथड में इनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रही है? नहीं बन रहा ना। जब अलग से नहीं बन रहा तो फिर उसको कहां लिखेंगे? तो वो फिर सोसी का हिस्सा बन गया। तो डेफरल मेथड में और इसमें फर्क ये है कि डेफरल मेथड में इन दोनों के अलग अलग इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बन रहे। अगर इनके कोई इनकम एक्सपेंसेस हैं तो उधर सोसी का हिस्सा बन गए। और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में क्या हो रहा है कि उनके अलग अलग इनकम एक्सपेंडिचर बन रहे हैं और उनका प्रॉफिट लॉस वो यहां पर आ रहा है। ओके कि नहीं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग बनेगा तो उसका प्रॉफिट यहां आएगा, और अगर डेफरल मेथड में अलग नहीं बन रहा तो वो इसी सोसी के फेस पे आ गया। और बाकी ट्रांसफर जैसे पहले वहां था वैसे ही यहां पर भी ट्रांसफर है। ये एक नई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये सोसी की तरह की है। जितने फंड्स हैं उन सबका फंड का ओपनिंग बैलेंस, उनके आने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस, ट्रांसफर्स। और अगर डेफरल मेथड है तो जो जर्नल वाला फंड है उसका तो बहरहाल प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन बाकियों के फिर इनकम एक्सपेंसेस यहीं आ जाएंगे। ये वैसे इतनी औखी बात है नहीं, ये मैंने जोशे खिताबत में तो कह दिया कल क्लास कर लें,
लेकिन इसका लिटरली फायदा नहीं है, आप टाइम ही ज़ाया कर रहे होंगे। इसमें यही बात थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो फंड हैं अलग अलग, उनकी अलग प्रेजेंट हो रही होंगी किस मेथड में? रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में। फिर वहां से प्रॉफिट की फिगर है जो सोसी में आनी है, और जो डेफरल मेथड है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे पहले बनता था बस वही बनेगा, और इन स्पेशल फंड्स के फिर इसके सोसी का हिस्सा बन जाएंगे इनकम। बस सिर्फ इतना सा ही फर्क आया है जी। एक्सटर्नली इम्पोज्ड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस वो होंगी जो लोग पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ये शर्तें हैं। इंटरनल हमने खुद से रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो उसका पैसा भी हम खुद ही कहीं साइड पे करते जा रहे होंगे। ये ना बातें पीछे अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं, मैं तो आपको न्यूमेरिकल में पहले लाया ताकि एक पिक्चर सामने आएगी तो कुछ थ्योरी की बात समझ आएगी। तो ये पीछे भी मैं थ्योरेटिकल में जाता हूं ना, तो ये नाम सारे लिखे हैं पीछे। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस हम खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि इस मकसद के लिए हम पैसे जमा करते जा रहे हैं, तो फिर हम ही जमा करेंगे ना, तो फिर वो जनरल फंड से निकल के जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसके अंदर आ जाएगा। तो नेट एसेट्स की चेंजेस की स्टेटमेंट क्या है, जिसमें इन्हीं फंड्स के कॉलम आ गए जैसे सोसी में होते हैं, ओपनिंग बैलेंस आ गया, और इनके अंदर प्रॉफिट लॉस आना है और ये ट्रांसफर्स आने। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में प्रॉफिट लॉस आएगा, डेफरल मेथड में इनके इनकम एक्सपेंसेस भी सोसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो जनरल फंड वाला कॉलम है वो जैसे पहले होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे ही रहेगा। नहीं, बैलेंस शीट जैसे पहले बैलेंस शीट होती है वैसे ही है। फंड अब ये सारे अलग अलग फंड आ गए, जनरल फंड अलग हो गया, रिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट, ये सब अलग अलग फंड अपीयर होने लग जाएंगे। और लायबिलिटीज और एसेट्स जैसे पहले हैं वैसे ही। अच्छा, अब इनकी अंग्रेजी पे आते हैं वापस, जहां से बात शुरू की थी कि क्या क्या याद करना है। पहुंच गए थे हम पेज 493 पे। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड क्या है ये इन्होंने बताया हुआ। अच्छा, ये जो पेज है ना 494, ये करना है आपने याद, ये अगले 495 तक जा रहा है। ये समझाता हूं क्या चीज है। 494 और 495 पे टेबल बना हुआ, ये इनकी ट्रीटमेंट्स हैं कि इनका करना क्या है। जैसे एंडोमेंट की जो कंट्रीब्यूशंस मिल रही हैं वो उस एंडोमेंट फंड की फॉर द ईयर इनकम है ना, वो कह रहा है जी इनकम बना लें उस फंड की। जो एंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन है उनको हम एंडोमेंट की इनकम बना रहे हैं, वो भी यही कह रहा है कि उसको एंडोमेंट की इनकम बना लें। वो कंट्रीब्यूशन जो रिस्ट्रिक्टेड फंड की है उसको उस रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर इनकम बना लें, और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस यानी जो जनरल फंड के लिए डोनेशन मिली होती हैं उसको जनरल फंड की इनकम बना लें। वही जो पीछे कंट्रीब्यूशंस लिखी हुई थी इस कॉलम में इनकम, ये अंग्रेजी में लिखी हुई बात। एलोकेशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड सोर्सेज टू रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये वो जो भी हमने ट्रांसफर दिखाया था, 3 का जो ट्रांसफर दिखाया था, ये कह रहे हैं ट्रांसफर दिखा दें। तो वो आपको न्यूमेरिकल पहले इसलिए दिखाया था कि अंग्रेजी समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। ये उसके रूल्स बताएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या करना है, एंडोमेंट वाला एंडोमेंट में जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड वाला उसके मुताबिक जाएगा, जनरल वाला जो है उस अपने फंड में जाएगा। डेफरल मेथड में भी, डेफरल मेथड में क्या हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बन रहा है, तो फिर उस सूरत में जो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, सोसी में लिख रहे हैं ना, तो वो कह रहा है आप उसको सोसी में लिख लें। डेफरल मेथड में एंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन को सोसी में लिख लें। ये चीज बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन मिली है तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे इसको मैच कराएंगे, उसको हम इनकम में लेते जाएंगे।
तो वो जो पीछे न्यूमेरिकल थे ये उनके रूल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज जो उनके पास कुछ भी गुड्स पड़ी हुई है, हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, इन्वेंट्रीज हैं, या तो ये किसी ने उनको दिए थे या इन्होंने खुद खरीदे थे। अगर किसी ने दी थी तो उनको कितने पे रिकॉर्ड किया होगा? कब की फेयर वैल्यू? अब हमने ये अपने पास रखी हुई हैं, तो रखी क्यों हुई हैं? हमने बांटनी है, शायद थोड़े से पैसे लेके या शायद मुफ्त में बांट देनी है, कंज्यूम कर लेनी है। तो इनको किस अमाउंट पे रखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट, और क्या होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि आप खरीदते तो कितने के मिलते। ये याद करना है आपने। ये हूं मैं पेज 496 पे। ये इन्वेंट्रीज वाले रूल याद करने हैं कि अगर वो कंट्रीब्यूशंस थे यानी हमें डोनेशन मिली थी तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। बैलेंस शीट में क्या करना है? एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं कि अभी खरीदते तो कितने के मिलते। कॉस्ट जितने का हमें पड़ा, या तो खरीदा होगा या डोनेशन मिली होगी। डोनेशन मिली होगी तो कितने पे रिकॉर्ड किया होगा? तब की फेयर वैल्यू पे, वो हमारी कॉस्ट हो गई। अब इनको बैलेंस शीट में कितने पे रखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट प्लेसमेंट कॉस्ट। ये उसकी एक मिसाल है, ये भी जल्दी से देख लें। पैनाडोल हमें मिली थी तो उसकी कॉस्ट हमारे लिए 250। बाकी चीज़ें हमने खरीदी थी तो ये हो गई कॉस्ट। और अब बैलेंस शीट में हमने किस पे रखना है? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट। इस पे नहीं, ये तो हम मामूली से पैसे ले रहे हैं किसी को बेच के, तो ये तो वैसे ही इररिलेवेंट चीज़ है। लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये पूछा हुआ है कि बैलेंस शीट में क्या आएगा। तो लोअर ऑफ, जहां दोनों इक्वल हैं जिसे मर्जी रख लें। तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से लोअर, ये बैलेंस शीट की फिगर्स। ये वो कलेक्शंस जो मैं आपको बता रहा था, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स हैं और प्रोटेक्टेड, केयर्ड फॉर, प्रिजर्व्ड हैं, ये कलेक्शंस होती हैं जी। ये भी पेज हम पहुंच गए पेज 497, ये याद करना। लेकिन इनको डेप्रिशिएट नहीं करना है। पीपीई, ये आपका फेवरेट, ये तो वही आय 16 वाली बातें लिखी हुई हैं, इसको तो इग्नोर करें। इंटेंजिबल एसेट्स, ये चूंकि आपके सिलेबस में अभी नहीं था लेकिन इसमें इसका जिक्र आ गया, तो ये पेज 498 से एंड शुरू हो रहा है और ये एक पेज है, ये याद करना। ये इनके रूल्स लिखे हुए कि इनका करना क्या है। ये आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इनमें पूछे जा सकते हैं। पेज 498 के एंड पे इंटेंजिबल, ये एक पेज है और बस ये आगे फॉर्मेट बताए मैं, ये इनको छोड़ें आप, ये फॉर्मेट तो मैंने आपको समझा ही दी है। ये है, जरूरत है नहीं। आप इसी सवाल को ना 2-4 दफा बार बार देखेंगे, इसमें फर्क सिर्फ उन 3 फंड्स का आया है और उनके इनकम एक्सपेंसेस का है, और ये चीजें जो याद करनी है वो तो करनी है। FR 1 हो गया खत्म, और जहां से शुरू हुई थी बात तो बहुत मायूसी से शुरू हुई थी बात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा सलामत पहुंच गए हैं तक। पढ़ाई से रिलेटेड तो मैंने आपको कल एक लेक्चर रिकॉर्ड करा दिया था और ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में रख भी दूंगा। उसके अलावा बस आखिरी नसीहत ये सुन लें, जो पूरे सेशन में कोशिश करता रहा,
दो बातें इनफेक्ट करूँगा। पूरे सेशन में कोशिश की, उतनी ज़्यादा बीच में नहीं हो सकी बात, वो हदीस रुकती गई, लेकिन दो बातें याद रखिएगा। एक तो ये कि आप ज़िंदगी में जो भी फैसला करें, जब कोई फैसला करता है ना इंसान, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो रेलिवेंट कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपका कोई भी फैसला, क्योंकि इंसान जब कोई फैसला करता है तो या तो अगर जज्बाती फैसला होगा तो सिर्फ मज़े खुशी इसके लिए करेगा। जज्बाती फैसले सिर्फ मज़े खुशी के लिए या गुस्से के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो सोच समझ के अक्लमंदी वाले फैसले होते हैं वो किन फैक्टर्स को सामने रख के किए जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आप जब भी ज़िंदगी में कोई डिसीजन करें, आपने उसके जो इम्पैक्ट्स सामने रखने हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आखिरत होगी तो आप सही फैसले कर पाएंगे। अगर टॉप ऑफ द लिस्ट दुनिया होगी तो हो सकता है आप गुमराह हो जाएं, क्योंकि अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं वो दुनिया की चीज़ है, हो सकता है कि वो दुनिया में भी हमें शायद फ़ायदा ना दे, वो तो हमें लग रहा है कि शायद ये हमारे लिए बेहतर है, और चूंकि आखिरत को सोचा ही नहीं था तो हो सकता है हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाएं जो अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़। तो आप जो भी बेटा ज़िंदगी में फ़ैसले लें, अक्लमंदी वाले फ़ैसले, उनमें जो भी इम्पैक्ट सोचना होगा, सबसे पहले आखिरत का इम्पैक्ट सोचना। आखिरत का इम्पैक्ट अच्छा है तो वो चीज़ अच्छी है, आखिरत का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और दूसरी नसीहत ये है कि हम अगर ईमान का हिस्सा है कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अल्लाह की जन्नत छोटी नहीं है कि हम जाके सारी कुंडी अंदर से लगा लें और सारी जन्नत हमारी हो, क्योंकि अगर सारे लोग आ गए तो छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। हमारा क्या नुकसान हो जाएगा अगर सारी जन्नत में चले जाए? कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो दूसरी नसीहत ये है कि अपनी ज़िंदगी के मकासद में से एक मकसद ये भी बना लें कि दूसरों के लिए सोच के उनको भी जन्नत में ले जाने की कोशिश में लग जाएं। वो दूसरे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, होने चाहिए। आपकी औलाद, आपके पड़ोसी, जिन जिन से आपका इंटरेक्शन है, उनको जन्नत में ले जाने की कोशिश में लग जाएंगे। जैसे स्टूडेंट है, अगर वो अपने बाकी क्लास फेलोज़ को ये फ़िक्र में लग जाए कि उनकी फ़िक्र होगी एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ना है, ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई क्लास फेलो इन्वॉल्व है जो उसकी पढ़ाई से उसको हटा रहा है, तो अगर वो दूसरों की पढ़ाई की फ़िक्र में लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि उसकी अपनी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। तो दो बातें आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। दोबारा मुलाकात हो ही जाएगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो FAR 2 में हो जाएगी, CFA 1 में हो जाएगी, जिनका कॉस्ट आता है कॉस्ट में हो जाएगी, CFA 4 में हो जाएगी। लेकिन चलो जब होगी तो फिर नए सिरे से ही बातें शुरू होंगी। लेकिन कंक्लूडिंग नसीहतें दो की हैं। एक मैंने आपसे बात की है कि ज़िंदगी में जो भी फैसले करें उनका इम्पैक्ट सोचते हुए जो नंबर 1 रखेंगे आप आखिरत को रखेंगे, तो फिर बहुत उम्मीद है कि फैसला ठीक होगा। और दूसरी नसीहत ये की है कि जितने लोगों का भी आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उनकी आखिरत के फ़िक्र करने वाले भी बन जाएं, इस फ़िक्र में लग जाएं और फ़िक्र के साथ साथ इस एफर्ट में लग जाएं कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सब भी जन्नत में जाने वाले बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि खुद भी आग से बचो और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।